तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली इट इज रेशियो होता है। इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर। देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो जानते ही होंगे, सभी लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हाइब्रिडाइजेशन में ये होती है, हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। इट जस्ट अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है हाइब्रिडाइजेशन। और ये बेसिकली कंपाउंड की कोवेलेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। सब मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। तो जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे हम लोग भी हाइब्रिड होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो होते हैं बच्चों के अंदर मम्मी के भी करेक्टर है, पापा के भी करेक्टर है। तो वही यहाँ पे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एस और पी के मिक्सचर से बनना है, तो उसके अंदर एस करेक्टर भी होता है, पी करेक्टर। कितना रेशियो है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कहते हैं। और इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं S1 PI। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1:I ये रेशियो है। I फॉर इंडेक्स, एस को हम 1 मानना है, आई को उससे परसेंटेज निकाल लेंगे। एंड ऑलवेज जो है हमारा टोटल एस करेक्टर और टोटल पी करेक्टर, हमेशा इनका सम कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है। अब कोई सा भी, वो 70-30 से भी 100 आ सकता है, 60-40 से भी, 80-20 से भी, किसी से भी आ सकता है। तो इसको समझो। दूसरी चीज मैंने एक बात बताई थी कि जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो मैंने कहा था हम किससे बताते हैं? थीटा से। एंड cos थीटा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है, S/S-100, या इसको P-100 अपॉन P भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। कोई भी डाउट हो चैट में आप लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। मैं देख लेता हूँ बीच बीच में। तो ये हो गया। जैसे अब यहाँ पे जो S है वही क्या है? परसेंटेज S करेक्टर। P क्या है? परसेंटेज P करेक्टर। कितना परसेंटेजेस है इसमें? ठीक है। और ये जो इक्वेशन है cos थीटा इक्वल टू वाली जो मैंने लिखी है, ये क्वांटम से आता है बेटा जी। वो आपके लेवल से मतलब नहीं हो, तो एमएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो आपको सीधे इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना होता है। तो हम सीधे इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब जरा देखो, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे तो कुछ समझ में आएगा आपके। थोड़ा सा अलग है, मे भी बहुत से लोगों ने ना सुना हो, लेकिन देखना है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, बस ये चीज ध्यान रखना। इसी के बेस पे अब हम बात करेंगे आगे, एक एक करके ध्यान से देखो। चलिए, तो अब नंबर 1, जस्ट सपोज अगर थीटा जो है, इफ मान लो 180 है, देन हमारे परसेंटेजेस कितने आएंगे? तो देखो, cos 180 इक्वल्स टू, फार्मूले में पुट कर दो, S/S-100। हमेशा S करेक्टर की बात करो, P की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 में से S को माइनस कर लो, P निकल आएगा। तो हम सिर्फ एक की बात करते हैं। अब cos 180 होता है हमारा -1, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लो, तो -S प्लस 100 इक्वल्स टू S, इसलिए क्या हो जाएगा? 2S इक्वल्स टू 100। दैट इज हमारा S करेक्टर कितना आ गया? 50%। ठीक। तो S करेक्टर यहाँ पे तो 50 आ गया। सेकंड देखो, मान लो इफ अगर थीटा हमारा 120 एंगल है, तो cos आप 120 रखिए इक्वल्स टू S/S-100। cos 120 हो गया कितना? -1/2। सॉल्व कर लो इसको। सीधे मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, उतना तो सॉल्व कर ही लोगे। आई थिंक ऐसा कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल में। 2S इक्वल्स टू -S प्लस 100, तो 3S इक्वल्स टू 100, इसलिए S इक्वल टू आ जाएगा 100/3। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर लो, 33.33 टाइम्स, इतने परसेंट आ जाएगा ये। ओके। नाउ थर्ड वन, मान लो एंगल इफ अगर हमारा 109
-0.5 डिग्री का है। ठीक, इतना एंगल रख लो। एंगल हम अलग अलग वैल्यूज रख के पहले सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये सिखा रहा हूं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसका यूज क्या है, फिर उसकी हम बात करेंगे। यूज क्या है वो अभी हम दिखाएंगे आपको। कैरेक्टर जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का मतलब क्या है, बेसिकली वही सिखाना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा ये जो मैं बता रहा हूँ कितना है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कैसे हम निकालना है कैसे नहीं निकालना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लो भाई, इसमें भी कोई इश्यू तो है नहीं। हमने कितना रखना है, cos 109.5 इक्वल्स टू s बाई s माइनस 100। ठीक, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दी होंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, देंगे। ये करीब -0.33 होता है ना। तो s बाई s माइनस 100 हम इसको रफली सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट तो निकालने में मुश्किल आएगा। तो नियर अबाउट सॉल्व कर लो, तो s परसेंटेज सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, नियर अबाउट ये 25% आएगा यहाँ पर। ठीक है, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। वो पॉइंट्स में थोड़ा डिफरेंस है, उसको रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। फोर्थ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मान लो थीटा इक्वल्स टू हमारा 105 डिग्री है। 105 डिग्री से सॉल्व कर लो तो कितना आएगा देखो। तब इसको हम क्या रखेंगे, cos 105 इक्वल्स टू s बाई s माइनस 100। तो cos 105 ये होता है नियर अबाउट -0.26। इसको भी हम लोग रफली सॉल्व करेंगे। तो रफली अगर इसको सॉल्व करें तो ये लगभग, ये एवरेज का साइन है, नियर अबाउट तो ये वैल्यू नियर अबाउट आएगा 20%। चलो बस, अब मैंने 4 सॉल्व करके दिखा दिए, कितना भी आ जाए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू आपको गिवन होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए, है ना। वो तो आप जानते ही हो, उतना कहने की जरूरत बताने की है नहीं। इतना आ गया, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। थीटा इक्वल्स टू 107 डिग्री के लिए सेल्फ सॉल्व करिए। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, थीटा कितना आ रहा है, एंगल है ना। किसका एंगल है, बिटवीन, को ऐसे लिख देता हूं, HO माने हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो S परसेंटेज माने S करेक्टर कितना आया, P परसेंटेज P करेक्टर कितना आया। तब हम इसको निकालते हैं sp1i, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। तो ये बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर कितना s का परसेंटेज है, कितना p का परसेंटेज है, उसको डिनोट करता है। पहला हमने वैल्यू रखा 180, तो हमारा s कितना आया था, 50% आया था। ठीक है, जब हमने इसको इतना रखा था तो हमारा कितना आया है, 50%। सेकेंड हमने फिर इसको रखा 120, तो ये हमारा है 33.3 नियर अबाउट। ये ऊपर बार बनाने का मतलब बार बार है, मैनी टाइम्स। फिर 109.5 डिग्री रखा था, तो ये नियर अबाउट हमारा कितना, 25% आता है। ठीक, फिर फोर्थ हमने रखा था 105 डिग्री, तो ये नियर अबाउट हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 20%। अब देखो मैंने कहा था एस निकाल लो, पी को निकालने की आपको जरूरत नहीं है। पी हमेशा हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मैंने कल भी लिखा था, आज फिर से लिख दे रहा हूं। देखो ये इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा थीटा है और एस करेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल ज्यादा होगा उतना उसमें एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो जरा, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है, देखो दिख रहा है ना, यहां से यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे अगर हम चले तो हमारा एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब एंगल डिक्रीज हो रहा है तो इधर हम क्या देख रहे हैं, एस करेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 50, 33, 25, 20। अब पी करेक्टर हमेशा आप कैसे निकालेंगे, 100 माइनस एस परसेंटेज। तो ये 100 में से 50 तो 50 बचेगा, 100 में से 33.3 डिफरेंस कर देंगे तो कितना नियर अबाउट लिख दो,
है ना, 7 आएगा, लेकिन इतना लिख दो, बार में है रफली। ये नियर अबाउट 75% और ये नियर अबाउट 80%। अब इंडेक्स का मतलब क्या है, रेशियो। तो देखो 50:50 का रेशियो कितना हुआ भाई, 50:50 को हम 1:1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख लो, देखो 6s की पावर 50, p की पावर 50, और ये रेशियो कितना हो गया, s को हमें 1 में रखना है, यानी s पे जितना हो उतने से डिवाइड कर दो। तो 50 से डिवाइड कर दो, 50 यानी सीधे सीधे क्या कहते हैं, sp। तो देखो sp आ गया। तो 180 एंगल पर sp हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50-50 कैरेक्टर होना चाहिए। इधर देखो, जैसे हम इसकी बात करें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 33.3 1 33.32 हो जाएगा, है ना भाई। 33.3:66.6 हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो ये सीधे सीधे हम लिख दे रहा हूं, तो कितना आ गया, sp2। इसको अगर देखें तो 25:75, दैट इज ये हो गया 1:3। तो ये हो गया sp3। और ये देखो हमारा हो गया 20:80, मतलब 1:4। तो ये हो गया sp4। देखो sp4 सुना भी नहीं होगा कभी आपने, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, sp4। ऐसे कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई जरूरी थोड़े ना कि पूरा आपका डिवाइड ही हो जाए। ये तो 20:80 आ रहा है, 25:75 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड होगा तो भाई नहीं आएगा, कितना भी आ सकता है। मान लो अगर किसी में 30:70 आ रहा है, तो थोड़े ना कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 30 से 70 डिवाइड करेंगे तो 2.3 समथिंग आएगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ भी आ सकती है पावर। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट ये निकला, रिजल्ट हमारा पहला रिजल्ट कि जो हमारा दैट इज क्या रिजल्ट निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका मे बी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू में भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसी में भी आ सकती है। तो देख लो कितना समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। ये पहले सबके एस कैरेक्टर निकाले मैंने, उसके बाद ये हमने ऐसे टेबल जनरेट कर ली, इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स आ गया। देखो sp4 बहुत स्पेशल आ गया, ऐसे sp5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और डिपेंड अपॉन एंगल, डिपेंड अपॉन परसेंटेज कैरेक्टर्स कितने। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, कोई इश्यू हो तो बताओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको चैट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स हो गया, फ्रैक्शन में हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल वाटर का पढ़ेंगे, उसमें एक्सप्लेन करते हैं बात। एग्जाम्पल ऑफ वाटर, इसमें ये बात हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे क्या आ रहा है, तब ये हमारी बात पूरी समझ में आएगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे वाटर में स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है किसी कंपाउंड की। थ्योरेटिकली आप आइडिया लगा सकते हो किसी स्ट्रक्चर के कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बट वो स्ट्रक्चर को कंफर्म आप एक्सपेरिमेंट से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर इज, हम लोग जानते हैं कैसा होता है, बेंड शेप, एंगुलर या वी शेप कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली वाटर बेंड शेप होता है। अब ध्यान से समझना, मैं बना रहा हूं, देखो जैसे ये है वाटर, ठीक, ये ऐसे वाटर में ये स्ट्रक्चर है, और वाटर का जो एंगल है यहाँ पे, वो एंगल वाटर कितना होता है, 105 डिग्री का एंगल है एक्सपेरिमेंटली। अब ऑक्सीजन पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 1 तो इधर शेयर कर लिया होगा हाइड्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ इधर शेयर कर लिया है, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। ठीक, इतनी बात। अब वाटर को हम हाइब्रिडाइजेशन में कैसे दिखाते हैं, कल मैंने सिखाए थे हाइब्रिडाइजेशन बनाना, कल की क्लास में आपको। तो कैसे सिखाए थे हम लोग, देखो ऐसे ही तो बनाए थे कि भाई O है, O क्या है, 1s2 ऑक्सीजन, 2s2 और 2p4, यानी हम इसको लिख दें 1s2 को जाने दो, 2s 2p को लिख दें, ऐसे है वाटर 2p4।
अब इनमें क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा, एक एस का है, 3 पी के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इससे अल्टीमेटली ऑक्सीजन क्या बन गया, 1s2 तो वैसे ही रहा, और ये 4 ऑर्बिटल एक जैसे हो गए। हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्बिटल्स को एक जैसा हो जाना चाहिए, ये है। यहाँ पे ये बन गया sp3 हाइब्रिड, ये ऐसे मैंने कल सिखाया था वैसे ही बता रहा हूँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर लास्टली क्या हुआ कि वे 2 हाइड्रोजन आके शेयर करेंगे यहाँ पे। तो दोनों हाइड्रोजन अपना आ गए, देखो एक एक उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आके यहाँ शेयरिंग कर ली। एक एक इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, इसका। तो ये दोनों हमारे जो हो गए, दो तो बॉन्ड पेयर हो गए इसमें, जिन्होंने शेयरिंग कर ली, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये हमारे दो क्या बन गए, ये तो हमारे हो गए बॉन्ड पेयर, बीपी लिखेंगे इन्हें। और ये हमारे कौन से बन गए, ये हमारे इधर बन गए लोन पेयर। तो वाटर में अब खुद सोचो, देखो सब कुछ अगर एक जैसे होते तो कैरेक्टर एक जैसा होता, बट देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें 2 में बॉन्ड पेयर है, 2 में लोन पेयर है। इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हमारे एक जैसे नहीं है, उनमें कैरेक्टर्स अलग है। 2 में लोन पेयर है तो 2 में बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो सेम चीज है नहीं, इट मीन सेम कैरेक्टर नहीं आएगा। तो देखो अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो ये है, एक ये हो गया, ध्यान से समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया, और फोर्थ हमारा ये हो गया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक जैसे होना चाहिए था इन्हें, बट ये एक जैसे नहीं है। क्यों, 2 में बॉन्ड पेयर है, 2 में लोन पेयर है, इसलिए कैरेक्टर्स एक जैसे नहीं होंगे। एक ही माँ बाप होते हैं भाई, और उनके पेरेंट्स सेम है, लेकिन बच्चे होते हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं, कभी एक जैसे नहीं होते, है ना। तो कैरेक्टर्स हमारे जीन्स जो हमारे जैसे आते हैं ना, तो अलग अलग इफेक्टिवनेस शो करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है सेम कैरेक्टर के, हो सकता है सेम ना भी हो। तो यहाँ पे तो सेम नहीं होंगे, बिकॉज 2 में लोन पेयर है, 2 में हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, आई बात समझ में। हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज है और इंडेक्स अलग है, थोड़ा सा वेट करो, अभी बता रहा हूँ बस। देखो अब जरा यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे अब ध्यान से समझना जो समझाने जा रहा हूँ। जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा cos थीटा इक्वल्स टू एस बाई एस, है ना, -100, तो वो फार्मूला था हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल। तो ये क्या है, यही तो वो एंगल है, कौन, थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 105, और 105 के लिए देखो हम लोगों ने वैल्यू ऊपर क्या निकाली है, 105 के लिए ये निकाला है, कितना आ रहा है, करेक्टर 20, पी करेक्टर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना। पी करेक्टर हमारा 20 80, यही तो होगा ऐसा पी करेक्टर, वो यहाँ लिख दो। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना इस चीज को। इसका मतलब ये बेटा कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों जिनके बीच एंगल है, हमारी कैलकुलेशन इन्हीं ऑर्बिटल्स के लिए की गई है। तो यहाँ पे एस परसेंटेज कितना हमने निकाला है, 20%। तो इसका भी कितना होगा, 20 होगा, तो एंगल इन्हीं दोनों के बीच का है। तो इसलिए पी कैरेक्टर कितना होगा भाई, 100 में से माइनस किया था हमने, 80 इधर भी आएगा, 80 इसका भी आएगा, दोनों के अंदर। कहने इन दो, कह लो ऑक्सीजन के 4 बच्चे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चारों एक जैसे नहीं है, 2 अलग तरीके हैं। इन 2 में एस और पी का रेशियो 20-80 है, और ऊपर वाले में क्या होगा वो भी सोचते हैं। टोटल तो लेकिन 100 होगा ना, एस टोटल सारे ऑर्बिटल का सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए एस का। पी का 100 आए जरूरी नहीं, क्योंकि उसको तो हम एस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनो, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस करेक्टर का सम 100 आना चाहिए, ध्यान से सुनना। 2 का तो हमने क्या कहा, 20 है और 20 है, इसका मतलब 20-20-40 हो गया। ध्यान से सुनो, 40% यहाँ हो गया, और टोटल होना कितना चाहिए, टोटल होना चाहिए बेटा जी यहाँ पर कितना, 100। तो 2 ऑर्बिटल का हो गया 40, तो रिमेनिंग कितना भाई, 100 था, 2 ऑर्बिटल का हो गया 40, तो बचा कितना रिमेनिंग, 60। तो इन दोनों ऑर्बिटल जो ऊपर बचे हैं लोन पेयर वाले, इनका एस करेक्टर दोनों का सम आना चाहिए कितना, 60। तो 60 कब आएगा, जब भाई इस वाले का एस करेक्टर कितना हो, 30, और इसका भी एस करेक्टर कितना हो, 30, तो 60 आ जाएगा। ऐसे पी करेक्टर इनका कितना होगा, फिर जब 30 है तो 100 माइनस कर दो 70, और इसका भी कितना आएगा पी करेक्टर,
70। इतना सबको समझ आया या नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है इतने में? ठीक है। देखो 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, 2 ऑर्बिटल के एस करेक्टर 20 आ गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली टोटल सबका तो 100 है, तो जब 2 का 20 हो गया, तो बाकी जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, 60 बचा, उन 2 का 60 होना चाहिए। तभी तो देखो 20 30, अब इन सबको ऐड कर लो, 20 30 30 और 20, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब रेशियो निकालो। रेशियो मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स क्या होगा। अब हम इंडेक्स की बात करेंगे। तो इंडेक्स क्या, इन दोनों का रेशियो। तो ये क्या हुआ, S20 P80, तो दैट इज ये कितना आ गया, SP4। ये भी कितना आ गया, SP4। ये क्या है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है। ये हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है, मतलब बताऊंगा नीचे लिख के। और इनका रेशियो निकालो भाई, S30 P70। जरा 30 से 70 को डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6, 1 बचेगा, 2.33 सम आएगा, है ना। ऐसे इधर भी इतना कितना आ जाएगा, SP 2.3। तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसका मतलब अब क्या रिजल्ट निकला, देखो यहां लिख रहा हूं रिजल्ट, देखना जरा, देखना। फॉर वाटर की बात करें हम, टोटल एस करेक्टर पहले, फिर हम निकालेंगे वाटर का टोटल पी करेक्टर, और फिर हम यहां निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ऑफ वाटर। पूरे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना हुआ। अभी तो हमने इंडेक्स जो निकाले थे वो सिर्फ इंडेक्स ऑर्बिटल के निकाले थे। अब हम इंडेक्स निकालेंगे पूरे वाटर का। उसके लिए पहले पूरा है, सब पूरा पी निकालो। तो देखो भाई जरा, एस कितना है, 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 100। ठीक, इधर कितना आया, 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 70 इक्वल्स टू कितना है, सम कर लो, 300। तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना हुआ, S100 P300। जरा 100 से 3 इसको डिवाइड करो, तो कितना आएगा, SP3 आ गया। तो पहला रिजल्ट देखो, रिजल्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, पूरे वाटर, पूरे में पूछ रहा है, इसका मतलब पूरे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर विल बी SP3। पूरे वाटर का हमने हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना निकाला है, SP3। SP3 मान के ऊपर किया ही है, वो तो वही रहेगा जो हमने निकालना सिखाया है आपको पहले से। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है उस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो देखो, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ही करके पूछते हैं एक्चुअली, या आपसे पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स किसका, ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर, कि वाटर के OH बॉन्ड का कितना है। तो OH बॉन्ड का डिटेल हमारा देखो क्या आया है, जरा OH बॉन्ड कहाँ है वाटर में, भाई देख लीजिए, यही तो है। तो इस OH बॉन्ड का इंडेक्स कितना आया है, SP4, और लोन पेयर वाले का कितना आया, SP2.3। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स OH बॉन्ड का कितना आ गया हमारा, ये आंसर फिर हमारा हो जाएगा SP4। और फिर थर्ड क्वेश्चन हम ये कहें कि मान लो आपसे कोई कहे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स ऑफ लोन पेयर, है ना, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल इन वाटर, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का बताओ जिसमें लोन पेयर है वाटर का, तो वो कितना है, SP2.3। ये मतलब है। बताओ इतने में कोई डाउट है किसी को, ये समझ में आया सबके। ये एस करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इससे बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी तरीके का। देखो एक बात है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स
अलग चीज है, वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए कहना चाहिए हमें। पूरे वाटर का निकालना है, पूरे वाटर का टिक कर दिया। इन जनरल जब एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम पूरे कंपाउंड का ही निकालते हैं, यानी टोटल हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे वाटर का टोटल sp3 है, वो जो पहले हमने लास्ट क्लासेस में निकालने सिखाए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखो ऐसे कह रहा है, हाउ मैनी orbitals are involved, how many orbitals are involved in sp4 hybridization index of OH bond in water। क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है OH बॉन्ड का, उसने खुद ही कह दिया sp4 है। अब आपसे कह रहा है बताओ इसमें ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व है, कितने ऑर्बिटल हैं इसमें। तो देखो जरा ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वाटर हमारा ये है ना, देखो हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले बस इस एक OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ 1 OH, 1 नहीं भी कह रहा तो भी 1 का ही आंसर दिया जाएगा। तो इस OH बॉन्ड में देखो कितने, इंडेक्स इसका कितना है sp4, तो भाई इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हम चारों का नहीं पूछ रहा है, टोटल ऑर्बिटल पूछता तो 4 होते ना, सिर्फ इसका पूछ रहा है। तो इसमें कितना है ये मत गिन लेना है, इसका एक पी के 4 और ऐड कर दोगे 1 और +4 = 5, ये रॉन्ग आंसर है। वो तो पूरे वाटर का है ना, वो तो टोटल वाटर का होगा। और पहली बात, और दूसरी बात पी ऑर्बिटल 4 कब से होगा भाई, पी ऑर्बिटल तो 3 ही होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। वो 4 जो है हेयर, नोट करने वाली बात है ये, जो 1 और 4 है ये डोंट रिप्रेजेंट, ये दोनों ये नहीं बता रहे हैं दैट दीज आर ऑर्बिटल्स, कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये इसको नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ क्या है, दिस इज जस्ट रेशियो, दिस इज रेशियो है, ये सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं है ये। अगर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की बात करें तो ये रेशियो है, 1:4 है। ऑर्बिटल तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक ही है यार। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 1 ही आंसर है। तो आंसर कितना हुआ 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक OH बॉन्ड में एक ही है, उसमें परसेंटेज s का 20% है, p का परसेंटेज 80% है। ये मतलब है, ये नहीं मतलब है कि उसमें टोटल आपके पास 5 ऑर्बिटल हो गए। और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपसे पूछता इन वाटर में कितने, तो वो हमारे कितने हैं 4 है। वाटर में sp3 टोटल निकला ना, वो टोटल में आप काउंट करेंगे। जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर से समझ लो मेरी बात क्या कह रहा हूं, पूरे कंपाउंड में पूछे तो ये जो नंबर लिखे हैं वो ऑर्बिटल के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉन्ड में अगर बात करें, लोन पेयर में करें, तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये ऑर्बिटल के नंबर नहीं होते, ये रेशियो होते हैं, याद रखो हमेशा। पूरे कंपाउंड में जो नंबर है वो ऑर्बिटल का नंबर है, उसको ऐड कर लो 1 और 3 वाटर के, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। लेकिन sp4 का मतलब 5 ऑर्बिटल नहीं, वरना तुम क्या कहते, लोन पेयर वाले में 1 और 2.3 ऐड करते तो 3.3 थोड़े ना हो जाते। ऑर्बिटल फ्रैक्शन में कब से हो गया, ये फ्रैक्शन कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है कि भाई हमारे अंदर s का 30% है, p का 70% कैरेक्टर है, ये मतलब है। बताओ इतना कुछ समझे या नहीं समझे। अरे कुछ समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर और बात करेंगे कुछ, ठीक है। तो देखना इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक देखो इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल की जेई के लिए बहुत अच्छी बुक है, वो भी हम शेयर कर देंगे बाद में सबको, उसके भी क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि उसमें मिस्टेक्स बहुत है, कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये हमारा परसेंटेज कैरेक्टर की बात है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वाटर का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें एग्जाम के लिए।
हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको सिखा दिया हूँ, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना आपको हाइब्रिडाइजेशन। पहले बहुत सारे 140 एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलमोस्ट सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर एक बराबर हो। इतना ध्यान रखना, ठीक। ऐसे क्वेश्चन है, देखो, जैसे हम ये कहते कि इन PCl5 देयर इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मान लो ये कह रहा है कि ये, हालांकि हमने इसके दो मेथड बताए थे, चलो यही मान लो, देयर इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, फाइंड कह रहा है एस करेक्टर। तो यहां सीधे सीधे निकाल देंगे। जब ऐसे पूछा है तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे। आई मेरी बात? तो सीधे सीधे सॉल्व करना, ये होमवर्क है मुझे करके आप होमवर्क, जब होमवर्क में दिया करूँ ना तो उसको आप मेरे पर्सनल नंबर, जो दूसरा एक नंबर दिया था 95 वाला, सबको होमवर्क 95 वाले पे सेंड किया करो सभी लोग। उसको आप अपना पर्सनली भेज दीजिए, मैं चेक कर दूंगा उस पर, ठीक है। जो 95 वाला नंबर है उस पर, नहीं तो 94 वाला भी है उस पर कर सकते हो, जिस पे करते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक अब आपका परसेंटेज खत्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया आपका। हाइब्रिडाइजेशन अभी और तरीके के भी बाकी हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें कुछ और चीजों को पढ़ना होगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका नाम है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है शेप्स। इससे तो क्वेश्चन हम आना ही आना है 100%, चाहे नीट हो चाहे जेई चाहे कोई कंपटीशन हो, एक क्वेश्चन ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से मिला के 100% आना है, ये तो मान के चलो। तो ये हमें अब पढ़ना है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझो। अब देखो जरा, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो चीजें होती हैं एक्चुअली, एक चीज होती है ज्योमेट्री और एक चीज है शेप, ठीक। एक चीज है ज्योमेट्री और एक चीज है हमारी क्या, शेप है। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, यहां पर हम हेयर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं, आर काउंटेड, इनको हम दोनों को देखते हैं। लेकिन शेप में हम क्या करते हैं, हेयर ओनली बॉन्ड पेयर्स आर काउंटेड, हम केवल इन्हीं को काउंट करेंगे, इन्हीं को देखेंगे। शेप का मतलब जो दिखाई दे, देखो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर हमें देखनी है तो वो बेसिकली हम देखते कैसे हैं, है ना। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की हम कैसे देखते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, उससे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मॉलिक्यूल की फोटो खींच लेते हैं, है ना, ऐसे समझ लो। तो वाटर का जैसे फोटो खींचो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस टाइप का। इससे हमें पता चलता है कि वाटर कैसा है, बेंट है। और एक्सरे से हमको ये एंगल भी पता चल जाता है, ये जो 105 वैल्यू मैंने लिखी थी ये वाटर की एक्सरे से ही आती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डार्क कलर की दिखाई देती है, यहाँ लाइट कलर की। तो इससे प्रूव हो जाता है कि यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए या हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। यहाँ लोन पेयर नहीं दिखते हैं, देखो कहीं लोन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लोन पेयर एक्चुअली उसकी डेंसिटी यही मर्ज हो जाती है, इसमें मिक्स हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रक्चर में सिर्फ हमें, जब हम शेप की बात करते हैं तो वहां सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखते हैं। यहीं पे तो बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन है, यही दिखता है हमें। तो इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिख रहे, उनपे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखते हैं, है ना। ये तो उससे हमें पता चल रहा है कि बॉन्ड पेयर हमें दिखते हैं। इसीलिए हम शेप में, शेप वो जो दिखाई दे, शेप वो जो सीन होती है काय में, इन एक्सरे में, एक्सरे स्टडीज से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ये दिखाई देती है। ज्योमेट्री जो होती है ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है।
ये सबको इंक्लूड करती है, लोन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हम वाटर को बात करते हैं, तो वाटर को अगर हम देखें तो वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर है प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी 4 हो गया। इन दोनों को हमने कहा था जब जोड़ देते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, तो हमने पीछे पढ़ाया, पीछे क्लासेस में आप देख लीजिएगा, इसको स्टेरिक नंबर कहते हैं, एस से लिखते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐड करके। तो 4, अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, हमारा स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4, 2 2 4, तो वाटर की जो ज्योमेट्री है वो 4 के अकॉर्डिंग क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री में आप सब बनाइए, लेकिन जब हम आप बात शेप की करेंगे, देखो टेट्राहेड्रल मैंने देखना सिखाया था, ध्यान से देखो। टेट्राहेड्रल क्या होता है, एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड के सेंटर पे हम ऑक्सीजन दिखाइए, है ना, यहाँ पे तो हो गया ऑक्सीजन, और दो तरफ क्या दिखा दो, यहाँ वाटर के हाइड्रोजन, ये, और इधर इधर हमारे क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। तो ये है, तो इसकी हमारी क्या हो गई, ज्योमेट्री। लेकिन शेप जब हम दिखाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, लोन पेयर नहीं दिखेगा। तो बट अगर कोई पूछे वाटर की शेप क्या है, तो शेप हमें सिर्फ क्या दिखाएगी, OH2, और लोन पेयर को हम नहीं दिखाएंगे, बस वो ऐसे लिख देंगे। तो अब इतना हिस्सा में ऐसा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए उल्टा V, तो इसीलिए इसे इन्वर्टेड V शेप्ड कहते हैं। चूंकि मुड़ा हुआ है तो इसको हम एंगुलर या बेंट भी कहते हैं, एंगुलर या बेंट शेप, ठीक, ये इसके नाम है कई सारे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? शेप अलग चीज है, ज्योमेट्री अलग चीज है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछा, वो पूछे कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है, तो आंसर हमारा होगा टेट्राहेड्रल। पूछे वाटर की शेप क्या है, तब आपका आंसर होगा वी शेप, एंगुलर या बेंड, जो भी ऑप्शन दिया। इतने में कोई डाउट? ठीक है, तो शेप ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का जो आप पढ़ा रहे हैं। ये एक दो टॉपिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और हाइब्रिडाइजेशन, और एक अभी पीछे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, और इसी से कंटिन्यूएशन में 2 टॉपिक और अभी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। इनसे क्वेश्चन इससे तो 100% आना है, ये तो मान के चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, पहला एग्जाम्पल वाटर हो गया, दूसरा देखो, अब ये एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी। तो सबसे पहले क्या करो, देखो ये N, अमोनिया, तुमको मैंने H सिखाया था बेटा जी, जिन लोगों ने क्लास नहीं पढ़ा है पिछले, तो वो अगली क्लास में पीछे वाले लेक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूर पढ़ लें। पीछे वाली क्लास की जरूरत पड़ेगी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो वो थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे तो आपको इजी होगा। तो अमोनिया है जैसे, तो अमोनिया में हम देखो क्या करते हैं, अभी तो हमने ये सिखाया था, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। हमने पीछे वाली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, उसका ये फार्मूला लिखा था B+M - C+A। और भी मेथड होते हैं, वो भी हम बाद में बताएंगे, अभी हमने सिर्फ एक मेथड बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। कैसे निकालते थे, देखो यहाँ पे एक बार छोटा सा बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो आइडिया है, वो लोग निकाल के लिख सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं आंसर। तो जैसे यहाँ पे क्या है, H क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर, किसको हम कहते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये है H जो है यूजुअली S माने स्टेरिक नंबर के बराबर होता है। स्टेरिक नंबर अभी मैंने बताया, स्टेरिक नंबर को ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऐड कर दो प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऐड कर दो, तो भी तुम्हारा H के बराबर ही आएगा। अब देखो एक बात याद रखो, जो सराउंडिंग आइटम्स होते हैं, कंपाउंड है उसमें 2 चीजें होती हैं, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। जो नंबर में कम है उसको CA माने सेंट्रल एटम कह दो, जो नंबर में कम हो, जो बड़ा हो साइज में, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। ये सब पहले पढ़ाए हैं पीछे लेक्चर, प्लीज दो इससे पीछे के 2 लेक्चर जरूर पढ़ लो, 2-3 लेक्चर, वो 3 ही बहुत काम के हैं। और ये सब क्या है, साइड, ऐसे ऐसे माने साइड एटम या सराउंडिंग एटम। तो H कैसे निकालते हैं, देखो B का मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और M का मतलब उससे कितने मोनोवेलेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, कितने जुड़े हैं 3, सॉल्व कर लो। C का मतलब चार्ज होता है प्लस चार्ज, उसको माइनस करना है। A का मतलब माइनस चार्ज, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4 आ जाएगा। और H की वैल्यू हमने कहा था, पीछे लिखे थे सब, 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आए तो sp2 और 4 आए तो sp3। इसका मतलब पहली बात तो अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो हेयर, यहाँ पे समझना ध्यान से, H बराबर S कितना आया है, 4 आया है। अब ध्यान सुनो जो मैं कह रहा हूं, देखो ईच, ये बात याद रखना, तो नोट लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईच साइड आइटम फॉर्म एट लीस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, है ना। तो हर साइड आइटम कम से कम एक बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो देखो, और जितने बनाएगा उतना ही लोन पेयर होंगे, वो सॉरी बॉन्ड पेयर। इसलिए हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स वो हो जाएंगे नंबर ऑफ साइड आइटम्स जो डायरेक्टली ज्वाइंड विद सेंट्रल एटम। तो देखो 3 हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन 3 सीधे सीधे जुड़े होंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर तो होंगे ही। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोई पूछे अमोनियम बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हुए, तो 3 होंगे। और इसलिए नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, देखो सीधी सी बात है, 3 हो गए। अब यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने इधर शेयरिंग कर ली, तो जाहिर से आते एक लोन पेयर बचा। और नहीं तो देखो क्या करो, टोटल H कितना आया है 4 भाई, H किसके बराबर, S के बराबर। S कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। S कितना है 4, बॉन्ड पेयर कितना है 3, तो लोन पेयर कितने हो गए 1। तो भाई 4 जो आया उसमें से 3 को माइनस कर दो बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर आपके निकल आएंगे इस तरीके से। ठीक, अब देखो जो H होता है, अब यहां पे समझो, H इक्वल्स टू S, और इधर हम लिख रहे हैं उनकी मोस्ट प्रोबेबल ज्योमेट्री, कि H और S की वैल्यू आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबल ज्योमेट्री क्या होगी। मोस्ट प्रोबेबल इसलिए लिख रहा हूं, हो उसके अलावा भी कोई सकती है, लेकिन हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो ज्यादा पॉसिबल है हमारी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखो जरा क्या हो सकता है, कि मान लो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है। तो 2 आए तो वो जनरली लीनियर होता है, स्ट्रक्चर से हम पढ़ा चुके हैं पहले पिछले क्लास में। 3 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब हम स्ट्रक्चर इसीलिए पहले ही पढ़ा चुके हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 हमारा आ रहा है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। 5 आता है तो उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी कहते हैं। 6 आता है तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं। 7 आता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल पीबीपी लिखते हैं। और 8 आता है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ये नहीं बताया था नाम, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक, इतनी बात है। तो अमोनिया का, तो फॉर अमोनिया हमारा S कितना आया है 4, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। 4 पर ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, है ना। आप क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई अमोनिया की ज्योमेट्री क्या, तो आपका आंसर हो गया टेट्राहेड्रल। तो यही ऊपर बना हुआ है टेट्राहेड्रल हो गया। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, पिरामिड, पिरामिड के 4 कॉर्नर्स, है ना। एक तरफ 3 तरफ तो हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ आ जाएंगे, और एक तरफ उसका क्या होगा, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ये। अब शेप कोई पूछे बताओ अमोनिया की शेप क्या है, तो शेप में मैंने कहा आपसे कि हम लोन पेयर को नहीं दिखाएंगे, तो सिर्फ कितना बचा अमोनिया, यही बचा बस। तो हमारा सिर्फ कितना बचा, यही बचा। अब ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, देखो ये खुद ही पिरामिड लग रहा है, ऐसे अगर कर दो तो पिरामिड नहीं लगने लगा। और पिरामिड का बेस क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल। तो शेप इसकी हम क्या कहते हैं,
ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल। तो कोई पूछे अमोनिया की शेप क्या है तो आपका आंसर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। कोई पूछे आपका अमोनिया का ज्योमेट्री पूछे तो आपका होगा क्या, पिरामिड, टेट्राहेड्रल। तो देखो कैसा दिख रहा है अमोनिया शेप में, ऐसे दिख रहा है। और ये चीज क्या पिरामिड की तरह नहीं खड़ी दिख रही है। पिरामिड बहुत तरीके के होते हैं। पिरामिड का ये जो बेस क्या, देखो भाई ऐसे बेस बना के पिरामिड खड़ा कर दो ट्राइगोनल पिरामिड, और ऐसा स्क्वायर बना के पिरामिड खड़ा कर दो तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, है ना। पेंटागन बना दो और उस पर पिरामिड ऐसे यहाँ से खड़ा कर दो, ये तो इसे हम कहेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ चूंकि बेस ट्राइगोनल है इसलिए इसका नाम क्या रखा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अमोनिया की शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। बताओ कोई डाउट इसमें किसी को, समझ गए। अब थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल। तो अमोनिया समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो कोई आपसे कहे भाई, जैसे हम बताओ आपको मिथाइल क्लोराइड की हमें बताइए स्ट्रक्चर, तो पहले H निकाला करो वैसे ही जैसे पीछे सिखाया। कार्बन है सेंट्रल आइटम, उसके 4 रख लो, और 4 आइटम सराउंडिंग है, ये बाई 2। ये हम पीछे सिखा चुके हैं, जरूर सीख लो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे हम उसका वीडियो देखिए, भेज देंगे ग्रुप में कंप्रेस करके जल्दी। तो देखो ये है जैसे, ठीक। तो 4 है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, जितने सराउंडिंग आइटम कितने, 4 हैं, 4। तो लोन पेयर कितने हुए, अरे भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनने चारों ने शेयरिंग कर ली 0। वो कैसे निकाला करो, यहाँ 4 में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो तो कितने लोन पेयर, 0। तो अमोनिया में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। अमोनिया में कोई लोन पेयर, इसमें सॉरी CH3Cl में, अमोनियम नहीं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड में कोई लोन पेयर है नहीं। तो इसलिए एज देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, तो लोन पेयर है ही नहीं यहाँ। तो जब लोन पेयर है नहीं तो जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी क्या होगी, शेप होगी। तब दोनों चीजें सेम, सेम और सेम 4 पे कितना होता है, टेट्राहेड्रल। तो तब यहाँ पे हमारा मिथाइल क्लोराइड का ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल आएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये वाला तो बहुत पूछा गया, एग्जाम भी थक गया इसको पूछ पूछ के। SF4 बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अभी जब हमने बुक भेज दी है सबको यूनिवर्सल की, आज फिर शेयर कर देंगे अभी बुक्स, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। अभी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है अभी आप उनको कर सकते हो, वो टॉपिक हो गया। आप उसको करके रखिए सब लोग, कल या परसों में हम इसको PDF खोल के सॉल्व भी कराएंगे आपको, ठीक है। तो पहले खुद भी करके रखो तो आपको इजी होगा। तो आज हम अभी ग्रुप में दोबारा शेयर करेंगे बुक को, यूनिवर्सल को। उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जहाँ टॉपिक है उसके जहाँ क्वेश्चन दिए ढेर सारे, वो सारे आए हुए, नीट वाले जेई वाले, नीट वाले नीट वाले कर लो, जेई वाले जेई कर लो। फिर हम और भेज देंगे बुक्स, और भी हैं उससे भी सॉल्व कर लो हाइब्रिडाइजेशन के। इसमें अलग अलग नहीं होते हैं और बुक्स में, इस वाली बुक में अलग अलग दिए, इसलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसको करके रखो, जो नहीं लगे उन पे अपना पेन अपना नोट कर लो कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है। वो मैं सारे क्लास में 1-2 दिन में क्लास में कराऊंगा, ये एक एक टॉपिक खत्म हो फिर रिलेटेड क्वेश्चन कराएं। देखो पहले यहाँ वही निकालो, H कितना आएगा, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4 फ्लोरीन जुड़े, तो ये 5 आ गया। 5 का मतलब मैंने कहा था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री कितनी होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये हम सब पढ़ा दिए इसीलिए पहले ही। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे दिखाते थे, ऐसे दिखाते थे, ये इस तरीके से होता है ना, ये ऐसे। और इसमें हमने कहा था ये वाले बॉन्ड को हम एक्सियल कहते हैं और ये वाले बॉन्ड्स को हम, 3 बॉन्ड को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। इतनी बातें हम बता चुके हैं आपको पहले। तो अब जरा देखो,
SF4 में भाई बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4 फ्लोरीन लगे तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए, इसलिए लोन पेयर कितने हुए भाई 5 आया था, 4 को माइनस कर दो 1। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, हमारी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री तो हमने बताई दी। कोई पूछे SF4 की ज्योमेट्री बताओ तो आंसर हो गया हमारा, ज्योमेट्री तो ये कह रही है ठीक कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। अब शेप क्या होगी इसकी, शेप निकालने के लिए मैं आपको सिखा देता हूं, फिर बाद में ट्रिक बताऊंगा, उससे सॉल्व करना, लेकिन पहले डिटेल में सीखो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब थोड़ा यहां से आइडिया लीजिए। देखो जो लोन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, आपने पढ़ा भी, आगे हम बताएंगे, इनके अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं तो अभी हम इस टॉपिक के बाद पढ़ाएंगे कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन की पावर उससे कम, और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की पावर उससे कम। ये हमारे रिपल्शन के ऑर्डर होते हैं ठीक। और हर कंपाउंड ये चाहता है कि उसके अंदर रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि वो एनर्जी में मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी में मैक्सिमम। तो कोई कंपाउंड नहीं चाहता रिपल्शन। अब ध्यान से देखो नोट करके, ये पहले वाले दोनों रिपल्शन ज्यादा खतरनाक है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो दो केस हैं, इफ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाले जो रिपल्शंस हैं, रिपल्शंस मान लो हो रहे हो, टेक प्लेस मोर देन, टेक प्लेस ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 110 डिग्री के एंगल पर। अगर इनका रिपल्शन 110 या उससे ज्यादा पे हो रहा है तो इट कैन बी ओके, इट कैन बी टॉलरेटेड, मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड उसको बर्दाश्त कर लेगा, टॉलरेटेड बाय मॉलिक्यूल, ऐसे समझो। लेकिन अगर यही रिपल्शन तुम्हारा 110 से कम है, अगर यही रिपल्शन हमारा क्या है, कम पर है, इफ दीज टेक प्लेस, अगर ये कहाँ हो रहे हो, अगर ये हो रहा है लेस देन 110 और स्पेशली 90s पे, अगर 90 डिग्री से कम पर है, देन कैन नॉट बी टॉलरेटेड, कैन नॉट बी tolerated and should be avoided, and should be avoided। ऐसे रिपल्शंस को मॉलिक्यूल कहेगा यार भैया तुम ना ही हो तो अच्छा है, तुम मत हो किसी तरीके से, अब और कोई चांस नहीं है तो मजबूरी में उसी के साथ जीना पड़ेगा कंपाउंड को। लेकिन पहली कोशिश उसकी है कि भैया 90 या उससे नीचे मत हो, 90 या उससे नीचे होने की कोशिश मत करो, है ना। इवन 110 से भी नीचे होने की जल्दी कोशिश नहीं करता, लेकिन ठीक है आप 90 से चलाओगे तो समझ में आएगा। ये पॉइंट तो ध्यान रखो। अब हम यहाँ यूज करेंगे, ध्यान से देखो एक बार, अच्छे से समझना इसको, बस यही पढ़ा के क्लास ओवर करेंगे, लास्ट है ये। देखो हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं SF4 में और एक लोन पेयर है, तो भाई ये 4 हम दिखाएं कैसे, तो देखो अब ध्यान से समझना। एक जो कम हो उसको देखा करो, स्ट्रक्चर हमारी ज्योमेट्री क्या आ गई है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल क्या होता है, देखो ऐसे ही हम दिखाते हैं, ध्यान से समझना एक बारी। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, नंबर में कौन है कम, इसमें क्या होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि भाई या तो हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाएं, और या हम लोन पेयर को कहां दिखाएं, एक्सियल पोजीशन पे दिखाएं। यही तो बात है, दो प्रोबेबल स्ट्रक्चर बन जाएंगी भाई इसमें तो हमारी। तो अब हमें कैसे पता चले कि इसको हम कहां दिखाएं, कि हम इसे इक्वेटोरियल पे रखें कि हम इसे एक्सियल पे रखें। तो हमें कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूल कहेगा हम भाई उस जगह रहना चाहते हैं जहां हमारे बीच रिपल्शन कम हो, हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, बाकी जगह तो फ्लोरीन लगा दो। इतना सबके समझ में आया पहले अभी तक, ठीक है। तो वो कहेगा भाई हमें तो ऐसे लगा दो आप, ठीक है ओके हम लग जाए। अब आप हमारे रिपल्शंस को काउंट कर लो, हमारे रिपल्शंस देख लो कितने हैं। अब देखो कंपाउंड में एक लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर तो है ही नहीं जो लोन पेयर रिपल्शन होने के लिए कम से कम दो हो,
वो तो है ही नहीं यहाँ, तो फिर दूसरा वाले को देखो, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन देखो। अब ध्यान से देखना कितनी बार हो रहा है उसको हम देखेंगे, यही समझना है। देखो ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा होगा 90 पे, इसको भी कितने पे, 90 के एंगल पे। तो 90s वाले कितने हो रहे हैं, 90s वाले खतरनाक है, उन्हीं को गिनो, वो ही नहीं होना चाहते। तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 2 हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, तो यहाँ 90 पर कितने हो रहे हैं, यहाँ 90 पे हो रहे हैं 3। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा नंबर में है। यानी ये जो स्ट्रक्चर ए मान लो इसे, इसको स्ट्रक्चर बी मान लो, तो यहाँ पे क्या, मोर रिपल्शन है। और जिस स्ट्रक्चर में रिपल्शन कम होंगे, इसीलिए वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगी, वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी, है ना। और शेप जो है वो हमेशा हम शेप इज गिवन बाय, हम किससे बताते हैं, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से। तो ये हमारी क्या है, लेस रिपल्शन है यहाँ पर, तो ये वाली हमारी क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हम इसी से शेप बनाएंगे। तो मोर स्टेबल क्या हो गई, देखो ये वाली आ गई, यानी, है ना, दैट इज कौन सी हुई, स्ट्रक्चर यहाँ पे ए। तो ए स्ट्रक्चर क्या थी, लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे दिखाओ, यही तो। अब जब शेप दिखाते हैं हम, तो शेप में हम लोन पेयर को नहीं दिखाते हैं, तो अब बस इतना बना के लोन पेयर को भगा दो, ये लो, ये आ गई हमारी शेप, ऐसे बनाते हैं। और यहाँ लोन पेयर को भी यहाँ रख दो, ये इसको जरा थोड़ा सा घुमा के लिख दो, तो घुमा के लिखोगे तो देखो ऐसे लगेगा, है ना, छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, सीसॉ वैसा लग रहा है। तो देखने में कैसा लग रहा है, सीसॉ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीसॉ शेप्ड। ऐसे निकालेंगे। तो इसका मतलब कोई पूछे, दैट इज रिजल्ट क्या हुआ, देखो इस पढ़ाई का रिजल्ट ये हुआ, कोई पूछे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन इन SF4, पहले तो आंसर हो गया हमारा sp3d। कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री ऑफ SF4 पूछे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई पूछे शेप क्या है, शेप ऑफ SF4, तो वो हमारी क्या हो गई, सीसॉ शेप। अभी हम सीधे लिख देंगे, एक डिटेल बता रहे हैं इसलिए कि समझ जाओ होता कैसे है, बाकी तो फिर हम सीधे लिख के समझा देंगे आपको कैसे होता है। इतना सबके समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले, इतना सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल 5 नंबर होगा, ये आप एक बार घर पे करके देखना, CLF3 नहीं आएगा, इसको क्लास में मैं कल बताऊंगा, लेकिन एक बार करके देखना आप भी पहले। ट्रिक्स बाद में बताऊंगा कैसे लिखना है, वो सारी पढ़ाने के बाद समरी में लिखूंगा, अभी नहीं, अभी पहले से ही लिखना नहीं सही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बदल देता है, तब फिर वो ट्रिक्स फेल हो जाती है, और ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इतने में कोई डाउट है किसी को, है ना। अब मैं इधर से वीडियो ऑन कर, ऑडियो आपका ऑन कर देता हूँ, किसी को